हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ नेहा मैम। तो फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हमने साइकस का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखा था। यानी ये देखा था कि साइकस में रूट कैसा होता है, लीफ कैसा होता है, स्टेम कैसा होता है। उसकी हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी देखी थी, फिर हमने उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखा था। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि साइकस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो साइकस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसका इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक दो पॉइंट क्या करेंगे इसमें आप याद रखे रहेंगे, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या थे, पहले केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते थे, यानी ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते थे या इंपॉर्टेंट लगते थे। लेकिन अब क्या है, कुछ भी पूछ दिया जा रहा है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को याद रखेंगे। देखिए लोगों की गलत स्ट्रेटजी बन गई है कि केवल वही पढ़ेंगे जो अब तक पूछा गया है। तो जो अब तक पूछा गया है, पूछा जा चुका है। अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए इलाहाबाद में या और कहीं जो कोचिंगों में तैयारी होती थी, अब तक यही पैटर्न लागू होता था। लेकिन इस बार देखेंगे कि क्या हुआ है कि इलाहाबाद की जो कोचिंग होती थी उनके नोट से इस बार क्वेश्चन आए ही नहीं है। इस बार ज्यादातर उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है जिन्होंने सेल्फ स्टडी की है, जिन्होंने बुक को पढ़ा है। और देखिए ये बात हम ऐसे ही नहीं करें, क्योंकि हमने बहुत से लोगों से सुना। इस समय मेरा जो है ज्वाइनिंग वो अलीगढ़ में हुई है। तो इस समय आप देखेंगे अलीगढ़ क्या है कि पिछड़ा इलाका है। लेकिन आप देखेंगे अगर 2021 का पीजीटी का आप वो देखेंगे, लिस्ट देखेंगे, तो अलीगढ़ में क्या है, बहुत ही ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और ऐसे बहुत लोगों का उसमें आधा से ज्यादा तो ऐसे हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी की है, जिन्होंने बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ा है। तो इसीलिए ये तरीका आप अगर अब तक अपना रहे हैं, केवल वही पढ़ेंगे, केवल उसी चीज को याद रखेंगे जो आप क्वेश्चन पूछा गया है, तो एकदम गलत स्ट्रेटजी है। आपको बुक की एक एक लाइन पढ़नी है, क्योंकि एग्जामिनर देखिए जो क्वेश्चन बना रहा है वो भी पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखेगा और उन क्वेश्चंस को अवॉइड करेगा जो अब तक पूछे गए हैं। क्योंकि पीजीटी में यही हुआ था, पीजीटी में प्रीवियस ईयर का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, टीजीटी में आए थे। और टीजीटी तो पूरी एमपी को जो हम बता रहे हैं सिंह पांडे जैन है, वो पूरी बायोलॉजी जो है, सॉरी बॉटनी जो है वहीं से आई थी। सिंह पांडे जैन की बुक से जितनी लोअर बॉटनी आई थी लाइन बाय लाइन आई थी। और वो क्वेश्चन नहीं थे उसमें जो पहली बार पूछे, वो ऐसे क्वेश्चन थे जो पहली बार पूछे गए थे। तो आप कोशिश कीजिए कि बुक पढ़िए। अगर आप सिंह पांडे जैन की बुक नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम ये लेक्चर आप जरूर फॉलो करिए। क्योंकि इस लेक्चर में क्या है कि हम पहले पूरी बुक को पढ़ते हैं और फिर उस बुक का नोट्स बनाते हैं। फिर नोट बनाने के बाद तब जाकर के आप लोगों को पढ़ाते हैं कि उस बुक की एक भी लाइन आपसे मिस ना हो। तो इसी तरीके से ही पढ़ाई होती है कि कम से कम एक बार पूरी बुक को ही हम अच्छे तरीके से पढ़ ले, समझ ले। देखिए कुछ कोचिंगों में क्या हो रहा है कि बस केवल वही चीजें पढ़ाई जा रही है जो इम्पोर्टेंट है और एक सीक्वेंस नहीं बन पा रहा है। तो जब किसी चीज का सीक्वेंस नहीं बन पाता तो चीजों को बस आप रट ही पाते हैं। और जब चीजों को आप केवल रटते हैं तो बार बार रटने की जरूरत पड़ती है। तो जब अच्छी तरीके से एक सीक्वेंस नहीं फॉलो किए रहेंगे कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सबसे पहले हमें कोन का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है। फिर कोन में हम ये देखते हैं कि स्पोरोफिल होता है, स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया होती है, स्पोरेंजिया में स्पोर होता है। लेकिन आप पढ़ते किस तरीके से हैं कि साइकस का स्पोर कैसे होता है, साइकस का स्पोरोफिल कैसा होता है, साइकस का कोन कैसा होता है, साइकस का ओव्यूल सबसे बड़ा होता है। यानी चीजें उलझी हुई तरीके से पढ़ी जाती हैं। लेकिन जब चीजों को एक सीक्वेंस में सुलझे हुए तरीके से पढ़ेंगे, एक से दो बार पढ़ लेंगे, तो आप देखेंगे आधे से ज्यादा चीजें तो आपको समझ में आ गई हैं, उसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। और कुछ चीजें छोटी मोटी ऐसी होती है जिसको याद करने की जरूरत पड़ती है। तो हम बार बार बता रहे हैं कि आप एक लॉन्ग नोट बनाइए फिर एक शॉर्ट नोट बनाइए। तो आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि लॉन्ग नोट में क्या लिखे, शॉर्ट नोट में क्या लिखे। तो जब हम साइकस का ये रिप्रोडक्शन खत्म कर लेंगे, यानी इसी वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि देखिए शॉर्ट में तो आप ये पूरा नोट करेंगे, सॉरी लॉन्ग में तो आप ये पूरा नोट करेंगे, लेकिन आपको शॉर्ट में क्या नोट करना है ये हम जानेंगे। और फिर चीजों को समझा कैसे जाता है ये भी इस वीडियो में देखेंगे कि रिप्रोडक्शन को पढ़ा कैसे जाता है, यानी रिप्रोडक्शन का एक सीक्वेंस कैसे होता है। यही सीक्वेंस अगर आप समझ जाएंगे तो फिर पाइनस में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि फिर पाइनस का रिप्रोडक्शन पढ़े, फिर इफेड्रा का रिप्रोडक्शन पढ़े। और चीजों को टुकड़े में नहीं पढ़ना है, चीजों को शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ना है।
और ये क्लियर होना चाहिए चीजें कहाँ से शुरू होंगी, कैसे गुजरेंगी और कहाँ जाकर के खत्म होंगी। तो इस वीडियो में हम ये सब देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर जो है लोअर बॉटनी जो है वो वायरस से लेकर के टेरिडोफाइटा तक कंप्लीट हो चुकी है। इस समय हम क्या देख रहे हैं, जिम्नोस्पर्म देख रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, नॉन कार्डेटा शुरू होगा, फिर कॉर्डेटा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन इन साइकस। तो साइकस में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है ये आप जानते हैं, इसको बार बताने की जरूरत नहीं है। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इसमें दो तरीके से होता है। एक तो होता है एडवेंटिशियस बड के द्वारा और दूसरा होता है सकर के द्वारा। तो देखिए इसका नाम आपने सुना नहीं होगा, एडवेंटिशियस बड, एडवेंटिशियस बड के द्वारा, या इसी को हम बल्बलिस कहते हैं, बल्बलिस। अब ये होता क्या है, तो इसमें बस यही याद रखना है कि स्टेम में क्या होता है कि जैसे स्टेम का जो बेसल पार्ट होता है, यहाँ पर क्या होती है, कुछ टिश्यू हो जाती है, कुछ स्पेशल प्रकार की टिश्यू होती है जो कि स्केली लीफ से क्या होती है, कवर रहती है। इसी को ही हम क्या करते हैं, बल्बलिस कहते हैं। और ये जब बल्बलिस जो है स्टेम से अलग हो जाता है तो नए पौधे को जन्म देता है। देखिए जो एंजियोस्पर्म है, जैसे कि आज आप अपने आसपास जितने भी पेड़ पौधे देख रहे हैं ज्यादातर क्या है, एंजियोस्पर्म है। आप तो जो भी देखते हैं, चाहे मोनोकाट देख रहे हैं, चाहे डाइकाट देख रहे हैं, चाहे आम का पेड़ देख रहे हैं, चाहे मक्के का पेड़ देख रहे हैं, ठीक, सभी क्या है, एंजियोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म तो आपने नाम भी हार्डली सुना होगा, साइकस, पाइनासिपेड्रा, और इसको देखा भी बहुत कम ही होगा। तो ऐसा क्यों होता है कि जिम्नोस्पर्म की संख्या बहुत ही कम है और एंजियोस्पर्म की संख्या बहुत ज्यादा है? तो देखिए इसके पीछे का एक कारण होता है कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होता है वो क्या होते हैं, ज्यादातर डायोसियस होते हैं। यानी मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। तो मेल और फीमेल अगर अलग है तो वहां पर किस चीज की जरूरत पड़ेगी, आपको परागण की जरूरत पड़ेगी। मेल गैमेट को कहाँ जाना पड़ेगा, फीमेल के पास जाना पड़ेगा। और जबकि एंजियोस्पर्म में हम क्या देखते हैं कि जो ज्यादातर फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। तो वहां रिप्रोडक्शन में आसानी होती है, तो आसानी से नया प्लांट बन जाता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन आसानी से नहीं हो पाता। तो धीरे धीरे क्या हो गया, इन प्लांट की संख्या कम हो गई। तो प्लांट की संख्या कम हुई, रिप्रोडक्शन और मुश्किल हो गया कि कुछ जगह पर क्या है, केवल मेल प्लांट है, कुछ जगह पर फीमेल प्लांट है। जैसे कि हम नॉर्थ इंडिया में अगर देखें तो नॉर्थ इंडिया में क्या होते हैं कि केवल मेल प्लांट ही पाया जाता है, वहाँ फीमेल प्लांट पाया ही नहीं जाता। तो जब फीमेल प्लांट पाया ही नहीं जाएगा तो वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो एक प्लांट से दूसरा प्लांट अब बनेगा कैसे, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा बनेगा। तो अगर कोई मेल प्लांट है उसमें क्या है, बल्बिस बन रहा है तो उससे मेल प्लांट बनेगा। कोई फीमेल प्लांट है उसमें बल्बिस बन रहा है तो उससे फीमेल प्लांट बनेगा। तो ऐसी जगहों पर जहां पर क्या होता है, केवल एक ही टाइप के प्लांट पाए जा रहे हैं, केवल मेल या केवल फीमेल पाया जा रहा है, तो वहां पर जो रिप्रोडक्शन का सबसे कॉमन मेथड है वो क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और उसमें क्या है, बल्बिस। और दूसरे प्रकार का इसमें रिप्रोडक्शन क्या होता है, शक्कर के द्वारा। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए बल्बिस के द्वारा किसमें रिप्रोडक्शन होता है, तो ये होता है आपका साइकस रिवोल्यूटा में। साइकस रिवोल्यूटा, साइकस की कई स्पीसीज पाई जाती हैं जिसमें से एक है साइकस रिवोल्यूटा। उसी तरह एक है साइकस सर्सिनेलिस। ठीक, साइकस सर्सिनेलिस में क्या होता है, शक्कर के द्वारा होता है। ये शक्कर क्या होता है, ये रूट, जो इसकी रूट होती है, रूट से ही एक स्ट्रक्चर निकलता है जो कुछ समय तक क्या होता है, हॉरिजेंटल ग्रो करता है, फिर उसके बाद वर्टिकल ग्रो करके नए पौधे को जन्म देता है। इसी को कहा जाता है शक्कर। तो आप बस शक्कर में इतना याद रखना है कि शक्कर के द्वारा क्या होता है, साइकस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। किस स्पीसीज में होता है, साइकस सर्सिनेलिस में। तो आइए हम इसकी क्या देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम जानते हैं, देखिए जब हम गैमेटोफिटिक स्पीसीज पढ़ते हैं, यानी जैसे हम ब्रायोफाइटा का अध्ययन करते हैं, तो ब्रायोफाइटा में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन देखते हैं, फिर उसमें गैमेट कैसे बना वो देखते हैं, और फिर गैमेट से फ्यूजन करके जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट में स्पोरेंजिया बनेगा, फिर स्पोरेंजिया से स्पोर बनेंगे।
जो गैमेटोफाइट पढ़ते हैं तो गैमेट से शुरुआत होती है, लेकिन जब स्पोरोफाइट पढ़ते हैं जैसे कि साइकस हो गया या पाइनस हो गया, या हम किसी भी जिम्नोस्पर्म की बात करें जो स्पोरोफाइट है, या टेरिडोफाइटा की ही बात करें, तो स्पोरोफाइट में जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ से शुरुआत होता है, स्पोर के बनने से। तो और हम जानते हैं स्पोर बनते कहाँ है, स्पोरोफिल के अंदर बनते हैं। स्पोर कहाँ बनेंगे, स्पोरोफिल में बनेंगे। और ये स्पोर कहाँ बनेंगे, तो आइए हम क्या लेते हैं साइकस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो देखिए साइकस में जो साइकस का है एक स्पोरोफाइट है। तो स्पोरोफाइट में हम कहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, स्पोर से। यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि साइकस में स्पोर कैसे बन रहा है। ठीक, तो जब कोई प्लांट क्या होता है स्पोरोफिटिक होता है, तो वहां पर उसका तो जो हम शुरू करते हैं स्पोर से शुरू करते हैं कि उसमें जो है स्पोर कैसे बनता है। लेकिन अगर कोई प्लांट क्या है गैमेटोफिटिक है, तो यहाँ वो शुरुआत कहाँ से होती है, गैमेट बनने से। यानी हम ये देखते हैं कि प्लांट में गैमेट कैसे बन रहा है, तो ये अंतर आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, साइकस में स्पोर कैसे बन रहा है, और फिर यही स्पोर जर्मिनेट होकर के क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे। फिर गैमेटोफाइट में गैमेट बनेगा, और गैमेट फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से नया प्लांट बनेगा। तो इस तरीके से हमारी संरचना मूव करेगी। तो आइए हम क्या लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन साइकस। तो देखिए कोई अगर गैमेटोफिटिक प्लांट है जैसे कि ब्रायोफाइटा हो गया, एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, तो वहां सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसमें जो है वो गैमेट कैसे बन रहा है। लेकिन जब हम स्पोरोफिटिक प्लांट का अध्ययन करते हैं, यानी टेरिडोफाइटा का, जिम्नोस्पर्म का, तब वहां हम देखते हैं कि उसमें स्पोर कैसे बनता है। ठीक, स्पोर हम कैसे जानते हैं कि किसमें बनता है, स्पोर बनता है स्पोरेंजिया के अंदर। तो हम क्या करेंगे, स्पोरेंजिया का अध्ययन करेंगे। स्पोरेंजिया होती कहाँ है, हमने टेरिडोफाइटा में ही बताया था। स्पोरेंजिया जो है एक स्पेशल प्रकार की लीफ से जुड़ी होती है, उस लीफ को हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिल कहते हैं। और ये स्पोरोफिल हमने बताया था कि आपस में क्या हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, और कॉम्पैक्ट होकर के क्या बनाते हैं, कोन बनाते हैं। इस कोन को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलस भी कहते हैं। ठीक, तो साइकस के रिप्रोडक्शन में हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, कोन या स्ट्रोबिलस क्या होता है। फिर उस कोन का जब हम टीएस काटेंगे तो हम देखेंगे उस कोन में हमको क्या दिखाई देगी, स्पोरोफिल दिखाई देगी। फिर स्पोरोफिल के बारे में पढ़ेंगे। फिर स्पोरोफिल के अंदर हम क्या देखेंगे कि स्पोरेंजिया होगा। तो इस स्पोरेंजिया को देखेंगे, ये स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये स्पोरेंजिया बनती कैसे है। फिर उसके बाद देखेंगे कि स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर कैसे बनता है, फिर स्पोर का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यानी सबसे पहले जब किसी स्पोरोफाइट का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि उसमें स्पोर कैसे बनता है। अब फिर इसके बाद क्या होता है कि ये स्पोर जर्मिनेट होगा। और स्पोर के होते हैं दो प्रकार के होते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर। तो जो माइक्रोस्पोर होता है वो बनाता है मेल गैमेटोफाइट। ठीक, इसको पूरा लिख लीजिएगा, मेल गैमेटोफाइट। और जो मेगा स्पोर होता है वो बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट। और फिर मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट में क्या बनेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा। मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं, एंथ्रेडिया कहते हैं। और यहाँ पर क्या बनता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन बनता है। ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्चिगोनिया कहते हैं। फिर एंथ्रेडिया में क्या बनेगी, मेल गैमेट बनेगा। यानी जो एंथ्रेडिया बनेगी। फिर आर्चिगोनिया। ठीक, एंथ्रेडिया में क्या बनेगा, हमने बताया था मेल गैमेट बनेगा, इसमें फीमेल गैमेट बनेगा। ये दोनों गैमेट क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे। तो इसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो से फिर क्या बन जाएगा, न्यू प्लांट बन जाएगा। और ये प्लांट कैसा होगा, स्पोरोफिटिक होगा, यानी न्यू स्पोरोफाइट बन जाएगा।
यानी स्पोरोफाइट से क्या बन गया, स्पोरोफाइट फिर बन गया। तो इसी को क्या कहा जाता है, लाइफ साइकिल कहा जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी स्पोरोफाइट फिर एक समय आएगा क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा। यानी स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट। यानी फिर इसको बाद क्या होगा, फिर स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनेगा, फिर गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आ रही है। इसी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो देखिए, तो स्पोरोफाइट में जो है इसी तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। तो पहले हम देखते हैं कि स्पोरोफाइट में स्पोर कैसे बनते हैं, फिर स्पोरोफाइट स्पोर जर्मिनेट होकर के गैमेटोफाइट कैसे बनाते हैं, फिर गैमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन कैसे बनता है, फिर सेक्स ऑर्गन में गैमेट कैसे बनते हैं, फिर गैमेट के बीच में फर्टिलाइजेशन होकर के जाइगोट कैसे बनता है, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है, फिर एम्ब्रियो से नया प्लांट कैसे बनता है। तो यानी साइकस में इतना सब कुछ पढ़ना है, तब जाकर के हमें समझ में आएगा कि साइकस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो देखिए, हमने जो टेरिडोफाइटा पढ़ा था, टेरिडोफाइटा में क्या बना था, एंथ्रेडिया भी बना था और आर्चीगोनिया भी बना था। लेकिन देखिए, अब जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं कि हायर क्लास की तरफ मूव करते हैं, तो हायर क्लास में क्या होता है, स्पोरोफाइट जो है वो डेवलप होता जाता है और गैमेटोफाइट क्या होता है, वो रिड्यूस होता जाता है। तो टेरिडोफाइटा में हमने देखा था कि वेल डेवलप क्या होता है, गैमेटोफाइट बनता है और गैमेटोफाइट अलग प्लांट होता है, स्पोरोफाइट अलग प्लांट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये जो गैमेटोफाइट होगा वो स्पोरोफाइट पे ही बनेगा और गैमेटोफाइट जो होगा वो बहुत ज्यादा रिड्यूस होगा। ठीक, वहां हमने देखा था कि अलग से गैमेटोफिटिक प्लांट बना था, फिर वहां पर जाकर के सेल ऑर्गन बने थे, सॉरी सेक्स ऑर्गन बने थे। लेकिन यहाँ पर गैमेटोफाइट जो होता है वो बहुत विकसित नहीं होता। मेल गैमेटोफाइट बस 2-4 सेल का होता है, फीमेल गैमेटोफाइट कुछ डेवलप होती है और फीमेल गैमेटोफाइट में तो आर्चीगोनिया बनते हैं। लेकिन मेल गैमेटोफाइट में क्या होता है, इंथ्रेडियट नहीं बनता, सीधा मेल गैमेट बन जाता है। तो ये अंतर याद रखना है कि यहाँ पर आर्चीगोनिया तो बनेगा लेकिन एंथेरिडिया नहीं बनेगा। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, एंथेरिडिया का फॉर्मेशन नहीं होता है, केवल आर्चीगोनिया बनता है। फिर इसके बाद हम जब वहां जाएंगे, जब हम एंजियोस्पर्म का अध्ययन करेंगे, तो वहां पे देखेंगे कि आर्चीगोनिया भी नहीं बन रहा है, न एंथेरिडिया बन रहा है न आर्चीगोनिया बन रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको कंपेरेटिव स्टडी करना है कि ब्रायोफाइटा में क्या हुआ, टेरिडोफाइटा में क्या अंतर आया, जिम्नोस्पर्म में फिर उससे क्या अंतर आ गया। तो सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे, कोन का अध्ययन करेंगे कि इसमें कोन क्या होता है, कोन कैसे होता है। तो अगर हम साइकस का प्लांट देखें तो हमने बताया था कि किस साइकस के प्लांट के एपेक्स पे क्या होती है, लीफ पाई जाती है और उसी लीफ के क्या होते हैं, एपेक्स पर ही, यानी लीफ के बीच में ही साइकस प्लांट के एपेक्स पर क्या पाई जाती है, इस तरीके की संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, कोन कहते हैं, ऐसे इस तरीके की। अब जब इस कोन का हम क्या करते हैं, टीएस काटेंगे, इस कोन की संरचना समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसका टीएस काटेंगे। तो फिर इस कोन के अंदर स्पोरोफिल कैसे होता है, स्पोरेंजिया कैसे होती है, इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि हम जो है इस कोन का टीएस काट सॉरी एलएस काटते हैं। तो तब जाकर के इसकी संरचना जो होती है हमें स्पष्ट होती है। यदि ये कोन, आपको बस इतना ही याद रखना है, ये कहाँ होता है, ये जो स्टेम होता है उसकी एपेक्स पर पाया जाता है और कॉम्पैक्ट होता है। तो जब इसका टीएस हम काटते हैं तब जाकर के हमें इसी की स्पष्ट संरचना दिखाई देती है। और एक चीज आपको याद रखना है कि ये जो साइकस होता है वो डायोसियस होता है और डायोसियस का मतलब क्या है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यानी मेल प्लांट और फीमेल प्लांट क्या होते हैं कि अलग रूप पाए जाएंगे। यानी एक प्लांट केवल मेल होगा, एक प्लांट दूसरा केवल फीमेल होगा। तो इसी को कहा जाता है डायोसियस। इससे क्वेश्चन भी बने थे कि साइकस मोनोसियस होता है कि डायोसियस होता है। फिर जो कोन होगा, देखिए मेल में क्या होता है कि स्पोरोफिल जो है वो अरेंज होकर के कोन बना लेते हैं, लेकिन फीमेल में क्या होता है, कोन का निर्माण नहीं हो पाता, केवल स्पोरोफिल होती है। तो कोन केवल किसमें पाया जाएगा, मेल कोन होगा, फीमेल कोन नहीं पाया जाएगा। तो हम कोन का अध्ययन करने के लिए क्या करते हैं, इसका टीएस काटते हैं। तो टीएस जब इसका काटते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर क्या होता है, एक सेंट्रल एक्सिस होती है और इस सेंट्रल एक्सिस से ही क्या लगे होते हैं, स्पोरोफिल लगे होते हैं। और जब ये क्या है, हमने बताया मेल कोन है, तो मेल कोन में क्या होगा, माइक्रोस्पोरोफिल होगा और माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे।
और ये माइक्रो जो स्पोरेंजिया का ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, शोराई कहते हैं। तो जब हम एक का अध्ययन करेंगे, केवल एक माइक्रोस्पोरोफिल लेंगे, तो वो एक माइक्रोस्पोरोफिल जो है कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। तो इसके क्या होते हैं, दो सरफेस होते हैं, एक इसका होता है एबाजियल सरफेस और इसका एक होता है एडाजियल सरफेस। पहले तो इसका एक लोअर सरफेस होता है, एक अपर सरफेस होता है। जो ये अपर सरफेस होता है ये इनफर्टाइल होता है, मतलब ये स्टेराइल होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एपोफाइसिस कहते हैं। और नीचे का इसका जो लोअर पार्ट होता है वो फर्टाइल होता है। तो इसका जब हम एडाजियल सरफेस देखेंगे यानी कि अपर सरफेस देखेंगे, तो वहां पर हमें कोई स्पोरेंजिया दिखाई नहीं देगा, इस तरीके से दिखाई देगा। लेकिन जब इसी को हम क्या करेंगे, इसके लोअर सरफेस को देखेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे कि ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। कब, ये इसके लोअर सरफेस पे हमें इस तरीके की संरचनाएं दिखाई देगी। अपर सरफेस पे क्या होगा, हमें स्मूथ दिखाई देगा, कोई संरचना नहीं दिखाई देगी। लेकिन लोअर या एडाजियल सरफेस, ये आपको याद रखना है, लोअर या एबाजियल। ठीक, तो जो ये किसकी संरचना है, एक स्पोरोफिल की, यानी एक माइक्रोस्पोरोफिल की संरचना है। तो जो माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं, अगर हम उसको देखें, तो उसका दो सरफेस होगा, एक अपर सरफेस और एक लोअर सरफेस होगा। एक अपर पार्ट होगा, एक लोअर पार्ट होगा। अपर पार्ट को क्या कहते हैं, एपोफाइसिस कहते हैं, और लोअर पार्ट जो होता है वो फर्टाइल होता है। लेकिन जो इसका क्या होता है, लोअर सरफेस, और सरफेस देखिए, जैसे ये हो गया, ये इसका अपर पार्ट हो गया, ये इसका लोअर पार्ट हो गया। लेकिन सरफेस अगर बात करें, ये अपर सरफेस होगा, नीचे वाला क्या हो गया, लोअर सरफेस हो गया। तो अपर सरफेस पे हमें स्पोरेंजिया नहीं दिखाएंगे, स्पोरेंजिया कब दिखाई देंगे, लोअर सरफेस पे दिखाई देंगे। और लोअर सरफेस को हम क्या कहते हैं, एबाजियल सरफेस कहते हैं। और स्पोरेंजिया क्या होते हैं, ग्रुप में होते हैं, तो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को हम क्या कहते हैं, शोराई कहते हैं। ठीक, तो आपको याद रखना है कि कोन क्या होते हैं, जब कोन का अलग काटते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, एक कोन एक्सिस दिखाई देता है। और इसी कोन एक्सिस पे क्या लगे, कोन एक्सिस से क्या जुड़ा होता है, माइक्रोस्पोरोफिल जुड़ा होता है। तो एक माइक्रोस्पोरोफिल का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, तो माइक्रोस्पोरोफिल की लोअर सरफेस पे क्या होते हैं, शोराई होते हैं। शोराई क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। तो आइए हम ये देखते हैं कि स्पोरेंजिया जो है वो बनता कैसे है। ठीक है, तो ये स्पोरेंजिया जो है वो बनता कैसे है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, अब ये देख लेते हैं। तो देखिए, जो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया होता है, तो पहले तो ये याद रखना है कि स्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, यू स्पोरेंजिएट होता है। ठीक, तो हर एक में याद रखना है, यू स्पोरेंजिएट होता है, यानी जो स्पोरेंजिया बनेगा तो स्पोरोफिल में क्या होंगे, जैसे ये स्पोरोफिल है। ठीक, एक लीफ हम अलग से बना दे रहे हैं, ये क्या है, स्पोरोफिल लीफ है। तो इसमें क्या होंगी, दो चार सेल्स क्या होंगी, इन्हीं दो चार सेल्स से क्या होगा, स्पोरेंजिया का निर्माण होगा। तो इसी को कहा जाता है यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। जब केवल एक सेल से हो तो लेप्टोस्पोरेंजिएट, कई सेल मिलकर के स्पोरेंजिया बनाए तो उसको कहते हैं यू स्पोरेंजिएट। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, ये क्या होती है, डिफ्रेंशिएट होकर के दो प्रकार के सेल बना लेंगी। एक बनाएंगी प्राइमरी वॉल सेल, प्राइमरी वॉल सेल, और एक बनाएगी आर्ची स्पोरियल सेल। यानी ग्रुप ऑफ सेल होती है जो कि डिवाइड होकर के दो प्रकार की सेल में बढ़ जाती है, प्राइमरी वॉल सेल और आर्ची स्पोरियल। फिर इसके बाद क्या होगा कि जो प्राइमरी वॉल सेल है वो क्या बनाएगी, वो स्पोरेंजिया का वॉल बनाएगी। ये क्या बनाएगी, स्पोरेंजियल वॉल बनाएगी। और स्पोरेंजियल का जो वॉल होगा वो दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। बाहर वाले भाग को हम क्या कहेंगे, एक्सोथीसियम कहेंगे, और अंदर वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, एंडोथीसियम कहेंगे। ठीक, और फिर जो आर्चीस्पोरियल सेल है, ये आर्चीस्पोरियल सेल्स जो है वो बार बार डिवाइड होकर के क्या बनाती है, स्पोरोजिनस सेल बनाती हैं, स्पोरोजिनस सेल बनाती है। और हम जानते हैं जो स्पोरोजिनस सेल्स होती है, जो उसका आउटर मोस्ट लेयर होता है वो किस में बदल जाता है, टैपिटम में बदल जाता है। और टैपिटम कैसा होता है, सिंगल लेयर होता है। ठीक, तो इस तरीके से स्पोरेंजिया जो होगी
उसके अंदर क्या होंगी, स्पोरोजिनस सेल्स होंगी और उसके बाहर 3 कवरिंग होगी, टैपेटम की, इंडोथीसियम की, फिर एक्सोथीसियम की। ये अगली बार भी क्वेश्चन आया था कि इंडोथीसियम क्या होता है। तो इंडोथीसियम जो होता है वो स्पोरेंजिया की मिडल कवरिंग होता है या मिडल लेयर होता है। तो आइए इसका स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, अगर स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देखें तो इसके सबसे बाहर जो है कोशिकाओं का लेयर होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथीसियम कहेंगे। एक्सोथीसियम के अंदर क्या होगा, इंडोथीसियम होगा। और इंडोथीसियम के अंदर एक और लेयर होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, टैपिटम कहेंगे। और ये टैपिटम देखिए, ये दोनों किसका बना है, प्राइमरी वॉल सेल का। लेकिन जो ये बना है, टैपिटम बना है, वो किसका बना है, स्पोरोजिनस सेल का। यानी स्पोरोजिनस सेल्स क्या होती है, पूरी भरी होती है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो टैपिटम में डिफरेंशिएट हो जाती है। टैपिटम सिंगल लेयर होता है, स्पोरोजिनस सेल्स का बना होता है। और ये डेवलपिंग स्पोर, यानी जो ये स्पोरोजिनस सेल है, इसकी केवल बाहरी लेयर ही क्या बनाती है, टैपिटम बनाती है। बाकी जितनी भी स्पोरोजिनस सेल्स हैं वो क्या बना लेती हैं, वो बनाती है स्पोर मदर सेल बनाती हैं। फिर इस स्पोर मदर सेल से क्या बन जाएगा, स्पोर बन जाएगा। यानी पहले इसके अंदर क्या भरा होगा, स्पोरोजिनस सेल भरी होंगी। फिर ये स्पोरोजिनस सेल्स जो भरी होंगी, ये क्या करेंगे, डिवाइड होकर के स्पोर मदर सेल बनाएंगी। फिर स्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। तो इस तरीके से क्या होगी, इसकी संरचना होगी। यानी बाद में एट द एंड इसमें क्या बन जाएगा, स्पोर बन जाएगा। तो ये क्या है, मेच्योर स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है। यानी अगर हम मेच्योर स्पोरेंजिया देखें तो उसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर होते हैं। स्पोर के सबसे बाहर के लेयर टैपिटम, उसके बाहर के लेयर एंडोथीसियम, उसके बाहर के लेयर एक्सोथीसियम होती है। ये स्ट्रक्चर होता है किसका, स्पोर का, सॉरी स्पोरेंजिया का। फिर अगर एक स्पोर का स्ट्रक्चर देखें तो एक स्पोर क्या होता है, ये अगुणित कोशिका होती है। ठीक, अगुणित कोशिका होती है। इसके बाहर क्या होती है, 2 कवरिंग होती है। एक होता है इंटाइन, एक होता है एंजाइम। ठीक, एक होता है इंटाइन और एक होता है एंजाइम। ये किसका स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्पोर का। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये मेल फोन हो गया, ये माइक्रोस्पोरोफिल हो गया। फिर यहाँ हमने देखा माइक्रोस्पोरेंजिया, फिर माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर देख लिया। तो इतनी चीजें आपको याद होना चाहिए। ये भी याद होना चाहिए कि एपोफाइटिस क्या होता है, ये स्पोरेंजिया का अपर स्टेराइल पार्ट होता है। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया, माइक्रोस्पोर तक की संरचना देख ली। अब ये माइक्रोस्पोर क्या बनाएंगे, मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो पहले हम क्या देखते हैं, पहले फीमेल के स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर फीमेल का क्या देखेंगे, मेगा स्पोर देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, फीमेल का देखते हैं माइक्रोस्पोर तक की, यानी मेगा स्पोर तक की संरचना देखते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि फीमेल में क्या होता है, कोन नहीं पाया जाता है, केवल एस्पेक्स पे क्या होती है, मेगा स्पोरोफिल होती है। एपेक्स पे क्या होंगी, मेगा स्पोरोफिल होंगी। एपेक्स पे क्या होंगी, मेगा स्पोरोफिल होंगी। और इस मेगा स्पोरोफिल, अगर एक मेगा स्पोरोफिल का हम स्ट्रक्चर देखिए तो हम ये देखते हैं कि जो ये मेगा स्पोरोफिल होती हैं, इनमें क्या होता है, एक नीचे का पार्ट होता है बेसल पार्ट, और एक होता है अपर लैमिना होता है। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, अपर लैमिना कहते हैं। तो जैसे माइक्रोस्पोरोफिल का अपर पार्ट कैसा होता है, स्टेराइल होता है, ऐसे ये भी क्या होता है, स्टेराइल होता है। ठीक, ये कैसा होगा, स्टेराइल। यानी स्टेराइल मतलब गिनन में जनन की क्षमता ना हो, जो जनन में भाग न लेती हूँ। और नीचे वाला जो पार्ट होगा, यहाँ पर क्या लगे होंगे, ओव्यूल लगे। ठीक, ओव्यूल को ही हम क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मेगा स्पोरोफिल हो गया, मेगा स्पोरोफिल। और मेगा स्पोरोफिल हम देख रहे हैं कि 2 भागों में बटा हुआ है, अपर लैमिना और नीचे का भाग को हम कहते हैं बेसल स्टॉक। और बेसल स्टॉक क्या है, फर्टाइल है, अपर लैमिना क्या है, स्टेरॉइड। ठीक, इसको फर्टाइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, क्या पाई जा रही है, मेगा स्पोरेंजिया पाया जा रहा है।
मेगा स्पोरेंजिया। और इस मेगा स्पोरेंजिया को हम जिम्नोस्पर्म में किस नाम से जानते हैं? ओव्यूल नाम से। टेरिडोफाइटा में ओव्यूल शब्द नहीं यूज होता था, केवल यहाँ पर ही क्या शब्द यूज हो रहा है? ओव्यूल शब्द यूज हो रहा है। ठीक। और साइकस की हमने बताया कई स्पीसीज होती है। साइकस रिवोल्यूटा होता है, साइकस सर्सिनालिस होता है। और हर स्पीसीज में क्या होती है? ओव्यूल की संख्या अलग अलग होती है। तो ओव्यूल जो होते हैं वो 2 से लेकर के 12 तक पाए जाते हैं। और अलग अलग स्पीसीज में इनकी संख्या क्या होती है? वेरी करती है। जैसे अगर हम साइकस रिवोल्यूटा की बात करें तो साइकस रिवोल्यूटा में क्या होते हैं? 2 से 4 होते हैं। साइकस सर्सिनालिस की बात करें तो वहां पर क्या होते हैं? 10 से 12 होते हैं। तो साइकस की स्पीसीज की पहचान जो है उनमें हम क्या कर सकते हैं? स्पोरोफिल के स्ट्रक्चर के आधार पर और नंबर ऑफ ओव्यूल के आधार पर कर सकते हैं। तो एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिएगा कि साइकस की स्पीसीज की पहचान जो है हम उसमें स्पोरोफिल के स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ ओव्यूल के आधार पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया? मेगा स्पोरोफिल क्या होता है, फिर मेगा स्पोरोफिल में अब हम देखते हैं कि मेगा स्पोरेंजिया क्या होती है। तो पहले मेगा स्पोरेंजिया कहाँ पाई जाती है वो हमने देख लिया। तो आइए हम कहते हैं मेगा स्पोरेंजिया का संरचना देते हैं कि मेगा स्पोरेंजिया होती कैसी है। तो देखिए अब ये फिर कहते हैं, अब देखिए होगा क्या कि जो ये बेसल स्टॉक होता है, बेसल स्टॉक ये हो गया, इसी की जो होती है कुछ सेल्स क्या होंगी? डिवाइड होंगी। डिवाइड होकर के क्या बना लेंगी? एक ऊतक बना लेंगी। अब इस ऊतक को हम क्या नाम देंगे? न्यूक्लियस। ठीक, ये डिवाइड होकर के क्या बना लेंगे? एक ऊतक बना लेंगी। इस ऊतक को हम क्या नाम देंगे? न्यूक्लियस। ठीक, इसको ध्यान से समझिएगा। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या हो जाएगा? एक आवरण बन जाएगा। इस आवरण को हम क्या कहते हैं? बीजावरण कहते हैं। ओव्यूल को क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। लेकिन ये आवरण क्या होगा? पूरी न्यूक्लियस को तो घेरे रहेगा, लेकिन एक जगह पर ये आवरण नहीं होगा। तो इस जगह को हम नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे? माइक्रोपाइल का। इस जगह को हम क्या नाम दे देंगे? माइक्रोपाइल का। और माइक्रोपाइल का जो अपोजिट एंड हो जाएगा, यानी ये वाला एंड, ये क्या हो जाएगा? चलाजा हो जाएगा। ठीक, अभी तक। और ये क्या हो गया? एक जो आवरण होगा, इस आवरण को हम क्या नाम देते थे? इंटेगमेंट। और ये इंटेगमेंट जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है, आउटर, मिडल और इनर। ठीक, जिसमें से मिडल क्या होता है? स्टोनी होता है, माना ये लेयर बहुत कठोर होती है। और इनर और मिडल क्या होती है? फ्लैशी होती है, यानी कि मांसल होती हैं। ठीक, तो न्यूक्लियस क्या हो गया? एक ऊतक हो गया जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। यह ऊतक जो होता है इंटेगमेंट द्वारा ढका होता है। इंटेगमेंट 3 लेयर में बटा होता है, आउटर, मिडल और इनर। फिर जहां पर क्या होता है? इंटेगमेंट नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड को क्या कहते हैं? चलाजा कहते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है यानी ऊतक है, ऊतक किससे बना होता है? सेल से बना होता है। तो इस न्यूक्लियस में एक सेल क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, अन्य सेल से क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। तो इसको अब हम क्या कहेंगे? मेगा स्पोर मदर सेल कहेंगे। और ये हम मेगा स्पोर मदर सेल क्या करेगी? डिवाइड होकर के 4 मेगा स्पोर बनाएगी, जिसमें से क्या हो जाएंगे? ऊपर वाले 3 नष्ट हो जाएंगे और केवल एक जो कि चलाजल एंड की तरफ होगा वही फंक्शनल होगा। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया? मेगा स्पोरोफिल क्या होता है, मेगा स्पोरोफिल में मेगा स्पोरेंजिया कहाँ पाई जाती है, मेगा स्पोरेंजिया की हमने संरचना देख ली, यानी मेगा स्पोरेंजिया को ही हम क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। फिर ओव्यूल यानी कि मेगा स्पोरेंजिया के अंदर मेगा स्पोर कैसे बनते हैं? तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की एक सेल क्या हो जाएगी? हर सेल से क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। उसको हम क्या कहेंगे? मेगा स्पोर मदर सेल कहेंगे। मेगा स्पोर मदर सेल कहेंगे। इस मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस होगी। मियोसिस से क्या बन जाएगी? 4 मेगा स्पोर बन जाएंगे, जिनमें से एक मेगा स्पोर क्या हो, सॉरी 3 मेगा स्पोर क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। कौन से 3 नष्ट हो जाएंगे? जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होंगे। जो चलाजा एंड की तरफ एक होगा वो फंक्शनल रहेगा। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि माइक्रो स्पोर कैसे बना, फिर हमने देख लिया कि मेगा स्पोर कैसे बना।
अब क्या होगा कि स्पोर हमने बताया कि जर्मिनेट होकर के क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो देखिए अभी तक जब हम टेरिडोफाइटा में देखते थे कि स्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर बनते थे, मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर बनते थे। और होता क्या था कि जब माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बन जाते थे तो माइक्रोस्पोरेंजिया भी फट जाती थी और मेगास्पोरेंजिया भी फट जाता था। और मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर क्या होते थे, दोनों रिलीज हो जाते थे। रिलीज हो जाकर के कहीं दूसरी जगह पर गिरते थे और वहां पर क्या बनाते थे, ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाते थे, मेल गैमेटोफाइट बनाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो माइक्रोस्पोर है, जो मेगास्पोर है, दोनों क्या होंगे कि स्पोरेंजिया के अंदर ही डेवलप होंगे। यानी स्पोरेंजिया के अंदर ही ये क्या, यानी ये जो ये जो मेगास्पोर है ये स्पोरेंजिया के अंदर ही, तो यहाँ यहाँ मेगा स्पोरेंजिया के अंदर ही ये क्या बना लेगी, फीमेल गैमेटोफाइट बना लेगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेगा स्पोर जो है वो रिलीज ही नहीं होता। तो देखिए अभी तक हमने क्या देखा कि टेरिडोफाइटा में सीड नहीं बनता था, जबकि वहां पर भी क्या होता था, मेगा स्पोरोफिल भी होता था, मेगा स्पोरेंजिया भी होती थी, लेकिन वहां सीड नहीं बन पाता था। लेकिन यहाँ पर सीड बनेगा और इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो मेगा स्पोर है ये कभी भी मेगा स्पोरेंजिया से रिलीज नहीं होगी। नर युग्मक यहीं पर आएगा, यहीं पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाएगी। तो आइए यही हम देखते हैं कि होगा ये कैसे। तो इसके बाद का प्रोसेस देखते हैं। हमने माइक्रोस्पोर भी देख लिया कैसे बना, मेगा स्पोर भी देख लिया कैसे बना। तो अब आइए हम देखते हैं कि मेगा स्पोर कैसे फीमेल गैमेटोफाइट बनाती है और माइक्रो स्पोर कैसे मेल गैमेटोफाइट बनाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि मेगा स्पोर कैसे, जो मेगा स्पोर है उससे कैसे क्या बनता है, मेल फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। तो ये स्ट्रक्चर तो हमें याद ही रखना है। यहाँ तक तो डेवलपमेंट हमने देख ही लिया कि न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस माइक्रोपाइल होगा और माइक्रोपाइल के बाद यहाँ चलाजा होगा, ये इंटेगमेंट होगा। अब इसमें हमने क्या देख लिया, एक मेगा स्पोर है। अब ये मेगा स्पोर क्या होगा, इस मेगा स्पोर में प्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। यानी सबसे पहले क्या होगा कि केवल इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। ठीक, जैसे कि ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। और न्यूक्लियस के अंदर जो मेगा स्पोर है ये क्या करेगी, आकार में बढ़ेगी इस तरीके से। और पहले क्या होगा, केवल इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, इस तरीके से। ठीक, और ये क्या होगी, आकार में बढ़ती जाएगी। ठीक, इस तरीके से क्या कर लेगी, पूरे एरिया को, जो पूरा न्यूक्लियस वाला भाग है इसको कवर कर लेगी। अब इसके बाद क्या होगा, पहले इसमें क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस हो गया, यानी इसका केंद्रक डिवाइड होगा। अब फिर इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। यानी अब क्या होगा, न्यूक्लियस छोटे छोटे साइटोप्लाज्म को लेकर के डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। तो क्या हो गया, ये जो एक कोशिका थी डिवाइड होकर के क्या बना ली, कई कोशिका बना ली। तो हम इसी को ही हम क्या नाम देंगे, फीमेल गैमेटोफाइट का नाम देंगे। क्योंकि हमने बताया कोई भी अगर हैप्लॉइड सेल है वो क्या करे, बार बार डिवाइड होकर के एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना ले। उसी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट कहते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। ये बना किससे, मेगा स्पोर से। अब देखिए यहाँ फीमेल गैमेटोफाइट को हम क्या कहते हैं, इंडोस्पर्म कहते हैं। इंडोस्पर्म की हिंदी क्या होती है, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष क्या होता है, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करे। ठीक, तो इस तरीके से, अब इसके बाहर तो ये सभी संरचना होगी ही, इस तरीके से ये भी होगा, इस तरीके से ये भी होगा। ठीक, ये सब संरचनाएं तो इसके अंदर पाई ही जाएंगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है कि पॉलन की एंट्री के लिए जो न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर एक पॉलन चैम्बर बन जाता है इस तरीके से न्यूक्लियस में। ठीक, तो यहाँ तक का हमने देख लिया। अब क्या बन गया, अब ये देख रहे हैं कि न्यूक्लियस क्या हो गया, पूरा इस फीमेल गैमेटोफाइट को बनाने में कंज्यूम हो गया। इसका थोड़ा सा ही देख रहे हैं कि पार्ट बचा हुआ है।
तो न्यूक्लियस का जो बचा हुआ भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि पेरिस्पर्म क्या, तो न्यूक्लियस का बचा हुआ भाग जो क्या कहलाता है, पेरिस्पर्म कहलाता है। अब इसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियस तक हमने इसकी संरचना देख ली। ठीक, एंडोस्पर्म भी देख लिया। और इसका एंडोस्पर्म आपको ये याद रखना है कि इसका जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। क्यों, क्योंकि मेगा स्पोर से बना है, और मेगा स्पोर कैसी थी, हैप्लॉइड थी, क्योंकि वो मियोसिस से बनी हुई थी। लेकिन यहाँ हैप्लॉइड क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप जब एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। और अंतर क्या होता है कि वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म जो है फर्टिलाइजेशन के पहले बन जाता है और हैप्लॉइड होता है। तो ये अंतर याद रखना है। अब यहाँ तक की हमने संरचना देख ली। ठीक, इसमें पॉलन चैम्बर भी बन गया, फीमेल गैमेटोफाइट भी बन गया। फीमेल गैमेटोफाइट को हमने क्या नाम दे दिया, एंडोस्पर्म का नाम दे दिया। अब क्या होगा कि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या बनेंगे, आर्चिगोनिया बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, आर्चिगोनिया बनेंगी दो, इस तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से अब ये क्या हो गया, मेच्योर ओव्यूल हो गया या मेच्योर बीजांड हो गया। तो मेच्योर बीजांड में आपको क्या देखने को मिलेगा, माइक्रोपाइल देखने को मिलेगा, चलाजा देखने को मिलेगा, इंटेगमेंट देखने को मिलेगा। इंटेगमेंट के अंदर पेरिस्पर्म होगा, पेरिस्पर्म के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट होगा, फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होगा, आर्चिगोनिया होगा, और आर्चिगोनिया के ऊपर क्या होगा, पॉलन चैम्बर होगा, जहां पर आकर के पॉलन ग्रेन स्टे करेगा। ठीक, तो यहाँ तक की संरचना हमने देख ली। अब यहाँ पर इसका आर्चिगोनिया कैसा होता है, तो आर्चिगोनिया में क्या होता है कि 2 से 4 नेक सेल होते हैं। 2 से 4 क्या होंगे, नेक सेल होंगे। इसके अलावा इसमें क्या होगा, एक सेंटर सेल होगा, एक सेंटर सेल होगा, और उस सेंटर सेल में क्या होंगे, 2 न्यूक्लियस होंगे। एक न्यूक्लियस होगा, ठीक, और एक वेंटर कैनाल न्यूक्लियस होगा, वेंटर कैनाल न्यूक्लियस, VCN। तो इस तरीके से अगर हम देखें, एक अंतर आपको और देखने को मिल गया, जो हमने पहले ही बताया था कि टेरिडोफाइटा में क्या होते हैं, नेक कैनाल सेल पाए जाते हैं आर्चिगोनिया में। लेकिन जब जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, नेक सेल तो होता है लेकिन नेक कैनाल सेल नहीं होता। ठीक, केवल क्या होता है, 2 से 4 नेक सेल होते हैं, एक सेंटर सेल होता है जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस और वेंटर कैनाल न्यूक्लियस। देखिए, साइकस का रिप्रोडक्शन जो ये वीडियो हम बना रहे हैं, तो प्लीज इसको 2 बार देखिएगा और अच्छे से लिख करके समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करें, बार बार टेरिडोफाइटा का भी तुलना कर रहे हैं। तो हो सके तो पहले एक बार टेरिडोफाइटा भी साथ में जरूर पढ़िएगा, ताकि एक क्लैरिटी बन जाए। और जो जो अंतर हम बताते जा रहे हैं उसको लिखते जाइए। भले ही एक बार आप टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में अंतर लिखे हैं, लेकिन एक बार अपने समझने के लिए इसको फिर से लिख लीजिए, जो आपको समझ में आ रहा हो, जो अब तक न समझ में आया हो। ठीक, एक बार यहाँ अगर क्लैरिटी कुछ बन रही है तो उसको लिख के चलिए। तो यहाँ तक हमने क्या देख लिया, आर्चिगोनिया बन गया। ठीक, अब देखिए आर्चिगोनिया बनेगा, आर्चिगोनिया के अंदर क्या बन गया, एक न्यूक्लियस भी बन गया। एक न्यूक्लियस ही क्या हो गया, फीमेल गैमिट हो गया। यानी सबसे पहले क्या बना, मेगा स्पोर बना, मेगा स्पोर से क्या बना, फीमेल गैमेटोफाइट बना, और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या बन गया, फीमेल गैमिट बन गया। अब गैमेट के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। लेकिन इसके पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि फीमेल गैमेट तो देख लिया, अब मेल गैमेट कब बनेगा, कैसे बनेगा। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट, फिर मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमेट कैसे बनेगा। ठीक, तो आइए, अभी तक हमने क्या देखा, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, मेगा स्पोर से। अब आइए देखते हैं कि माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, मेल गैमेटोफाइट कैसे बनेगा। तो देखिए, मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है वो 2 स्टेप में होता है। ठीक, कुछ डेवलपमेंट तो जब तभी हो जाता है जब ये कहाँ रहता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर रहता है। और कुछ डेवलपमेंट तब होता है जब ये माइक्रोस्पोरेंजिया से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर आपको एक और संरचना देखने को मिलेगी, पॉलन ग्रेन।
जो अब तक आपने टेरिडोफाइटा में नहीं देखा था। और पोलन ग्रेन कहाँ बना, मेल प्लांट में बना, ये उड़ करके कहाँ जाएगा, फीमेल प्लांट पे जाएगा। तो पोलन ग्रेन का मेल से फीमेल प्लांट पे ही जाना हम क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक, तो ये जो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हम जो है 2 स्टेप में पढ़ते हैं। एक पहले पॉलिनेशन के पहले क्या हुआ, फिर पॉलिनेशन के बाद क्या हुआ। यानी माइक्रोस्पोर का कुछ डेवलपमेंट क्या होगा, पॉलिनेशन से पहले होगा, कुछ डेवलपमेंट पॉलिनेशन के बाद होगा। तो आइए हम पढ़ते हैं कि बिफोर पॉलिनेशन क्या होगा, फिर उसके बाद पढ़ेंगे आफ्टर पॉलिनेशन क्या होगा। तो बिफोर पॉलिनेशन होता क्या है कि हमने क्या देखा कि माइक्रोस्पोर होता है, और यह माइक्रोस्पोर क्या करेगा, डिवाइड। इस माइक्रोस्पोर के बाहर क्या है, 2 लेयर है। ठीक, उस लेयर को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। और ये जो एक माइक्रोस्पोर है ये क्या करेगा, डिवाइड होगा। डिवाइड होकर के पहले इसका लेयर हटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, तो ये क्या है, माइक्रोस्पोर है। अब माइक्रोस्पोर जो एक सेल है ये डिवाइड होगा, और डिवीजन कैसा होगा, अनइक्वल होगा। अनइक्वल डिवाइड होकर के क्या बनाएगा, ये 2 सेल बनाएगा। ठीक, एक बड़ी सेल होगी, एक छोटी सेल होगी। जो बड़ी सेल होगी उसको हम क्या कहेंगे, एंथ्रेडियल सेल कहेंगे, और जो छोटी सेल होगी उसको हम क्या कहेंगे, प्रोथैलियल सेल कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, प्रोथैलियल सेल कहेंगे। फिर प्रोथैलियल सेल तो आगे डिवाइड नहीं होगी। ठीक, लेकिन एंथ्रेडियल सेल क्या है, वो डिवाइड होकर के 2 सेल बनाएगी। एक बनाएगी ट्यूब सेल बनाएगी। ठीक, इस तरीके से एक छोटी ट्यूब सेल और एक छोटी जनरेटिव सेल। ट्यूब सेल, एक जनरेटिव सेल। ठीक, और ये प्रोथैलियल सेल तो था ही। ठीक, इस तरीके से देखें तो अभी तक क्या था, माइक्रोस्पोर में केवल एक ही सेल था, अब ये 3 सेल बन गया। तो ये क्या है, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर कैसा होता है, अगुणित होता है। और ये अगुणित सेल हमने बताया कि जब डिवाइड होकर के कई कोशिकाएं बना लेती है तो उसी को क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट कहते हैं। तो ये माइक्रोस्पोर है, तो यहाँ जो गैमेटोफाइट बनेगा वो क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट बनेगा। ठीक, तो इसी चैनल पर मेरा एक और वीडियो है कि गैमेटोफाइट कैसे बनता है, हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, उसको एक बार आप जरूर से देख लीजिए। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया कि गैमेटोफाइट बनता कैसे है, गैमेटोफाइट होता क्या है, तो वो वीडियो आप देख लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा कि माइक्रोस्पोर से क्या बन गया, मेल गैमेटोफाइट बन गया। तो इस मेल गैमेटोफाइट के जैसे स्पोर के बाहर क्या है, 2 लेयर है, इंटाइन और इजाइन। तो इसके भी बाहर 2 लेयर तो रहेगा ही। एक क्या होगा, इंटाइन होगा, एक क्या होगा, इजाइन होगा। ठीक, तो अब इस पूरी संरचना को यहाँ हम एक नाम देते हैं, पोलन ग्रेन। ठीक, इसी पूरी संरचना को ही एक नाम दे दिया गया है, पोलन ग्रेन का नाम दे दिया गया है। तो पोलन ग्रेन अब ये उड़ करके कहाँ जाएगा, फीमेल प्लांट में जाएगा। तो लेकिन इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि पोलन ग्रेन क्या होता है, मेल गैमेट होता है। तो पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं होता, मेल गैमेटोफाइट होता है। ये कंफ्यूजन सबको रहता है कि पोलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेट होता है, जो मेल से फीमेल पे जा रहा है। नहीं, पोलन ग्रेन क्या होता है, मेल गैमेट न होकर के मेल गैमेटोफाइट होता है। ठीक, अभी गैमेट बना नहीं है। अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, पोलन ग्रेन बन गया तो अब पॉलिनेशन की क्रिया होगी। पॉलिनेशन के द्वारा, यानी अब साइकस में हमने बताया कि पॉलिनेशन केवल और केवल किसके द्वारा होता है, विंड के द्वारा। तो यानी हवा के द्वारा। अब हवा के द्वारा ये पोलन ग्रेन उड़ करके मेल प्लांट से कहाँ जाएगा, फीमेल प्लांट पे जाएगा। ठीक, अभी ये संरचना भी कहाँ है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर है। माइक्रोस्पोरेंजिया फटेगी, पोलन ग्रेन निकलेंगे और मेल प्लांट से कहाँ जाएंगे, फीमेल प्लांट पे जाएंगे। और फीमेल प्लांट पे हमने बताया एक स्ट्रक्चर बनाया था, वहां क्या था, पोलन चैम्बर था, उस पोलन चैम्बर में जाएंगे। अब फिर इसके बाद ही इनका डेवलपमेंट होगा। तो इसके बाद क्या होगा, अभी था कि बिफोर पॉलिनेशन, अब हम पढ़ेंगे कि आफ्टर पॉलिनेशन क्या होगा। यानी जब ये पॉलन ग्रेन कहाँ पहुंच गया, फीमेल के पास पहुंच गया, यानी फीमेल के पास भी कहाँ, ओव्यूल के अंदर पोलन चैम्बर में पहुंच गया, तब कहाँ हो, तब क्या होगा। अब हम देखें कि आफ्टर पॉलिनेशन क्या होगा। ठीक, आफ्टर पॉलिनेशन होता क्या है कि जो ये ट्यूब सेल होती है, सॉरी, जो जनरेटिव सेल होती है, अभी क्या है, ये 3 सेल है। ट्यूब सेल और प्रोथैलस सेल तो डिवाइड नहीं करेंगी,
लेकिन यही जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड होकर के क्या बनाती है, दो मेल गैमेट बनाती है। और जो इसका एग्जाइन होता है, एग्जाइन तो रप्चर हो जाता है यानी नष्ट हो जाता है, और इन टाइम क्या बना लेता है, एक ट्यूब बना लेता है जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब कहते हैं। इस तरीके की संरचना हमको देखने को मिल जाती है। सॉरी, ये क्या हो गया, पॉलन ट्यूब हो गया। अब इस पोलन ट्यूब के अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे, दो मेल गैमेट देखने को मिलेंगे। ये मेल गैमेट किसके बनते हैं, इस जेनेटिव सेल के बनते हैं। बाकी ये ट्यूब सेल और ये प्रोथैलियस सेल तो उसी तरीके से रहेंगे, ठीक, ये तो फर्दर डिवाइड नहीं होते। अब ये पोलन ट्यूब क्या होता है, पोलन चैम्बर में रहेगा, और पोलन चैम्बर के नीचे ही क्या होती है, आर्ची गोनिया होती है। तो ये पोलन ट्यूब क्या होता है, नीचे आर्ची गोनिया तक आता है, और मेल गैमेट को जो आर्ची गोनिया नीचे रहती है उसमें क्या करता है, रिलीज कर देता है। और आर्ची गोनिया में ही क्या होता है, एक सेल होता है। तो एक सेल और मेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करने से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो पॉलन ट्यूब का काम क्या होता है, अगर साइकस में पॉलन ट्यूब का काम करे तो साइकस में पॉलन ट्यूब तो एक स्पर्म कैरियर हो गया, मेल गैमेट कैरियर हो गया, मेल गैमेट को ले जा रहा है फीमेल के पास। इसके अलावा ये क्या होता है, हॉस्टोरियल इन नेचर होता है। हॉस्टोरियल इन नेचर का क्या मतलब होता है, ये क्या करता है कि पोषण को, जो आसपास के टिश्यू है उससे नरिशमेंट को ऑब्जर्व करता है और डेवलपिंग स्पर्म को प्रोवाइड करता है। इसीलिए इसको कहा जाता है हॉस्टोरियल इन नेचर, यानी जो पोषण को ऑब्जर्व कर सके। अब इसके बाद मेल गैमेट की अगर हम संरचना देखें कि साइकस का मेल गैमेट होता कैसा है, तो साइकस का जो मेल गैमेट होता है वो टॉप शेप होता है। टॉप शेप मतलब लट्टू के आकार का, और मल्टी सिलिएटेड होता है। ठीक, तो याद रखना है कि साइकस का मेल गैमेट कैसा होता है, टॉप शेप्ड होता है और मल्टी सिलिएटेड होता है। ठीक, ये शायद अगली बार टीजीटी में पूछा गया था। टॉप शेप और मल्टी सिलिएटेड होता है। तो इस तरीके से मेल गैमेट भी बन गया, फीमेल गैमेट भी बन गया। और मेल और फीमेल गैमेट बनने के बाद का प्रोसेस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट, और जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनती है। ठीक, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा। ठीक, अब जाइगोट से क्या बनता है, तो यहाँ डायरेक्ट एम्ब्रियो नहीं बनता, पूरा जाइगोट एम्ब्रियो नहीं बनाता। ठीक, जाइगोट से सबसे पहले क्या बनता है, प्रो एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट से पहले क्या बनेगा, प्रो एम्ब्रियो बनेगा। और इस प्रो एम्ब्रियो में अगर हम देखेंगे तो तीन पार्ट होते हैं। एक सबसे पहला रीजन होता है हॉस्टोरियल रीजन, हॉस्टोरियल रीजन। फिर उसके नीचे होता है सस्पेंसर रीजन, फिर उसके नीचे होता है एम्ब्रियोनल रीजन। ठीक, तो हॉस्टोरियल रीजन क्या करेगा, इस तरीके से होता है लंबा सा हॉस्टोरियल रीजन, और फिर उसको नीचे होता है सस्पेंसर रीजन। ये क्या होता है, हॉस्टोरियल रीजन, ये सस्पेंसर रीजन, और फिर ये होता है एम्ब्रियोनल रीजन। तो सस्पेंस हॉस्टोरियल क्या करता है, ये माइक्रोपाइलर एंड से क्या होता है, पोषण को लेता है और एम्ब्रियो को प्रदान करता है। सस्पेंसर क्या होगा, धीरे धीरे और लंबा होता जाएगा, जिससे जो एम्ब्रियो है वो फीमेल गैमेटोफाइट में और धंसेगी। ठीक, और एम्ब्रियोनल रीजन क्या करेगा, ये एक्चुअल एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक, हॉस्टोरियल का काम क्या होता है कि पोस्टर को माइक्रोपाइल से लेकर के, माइक्रोपाइलर एंड से लेकर के किसको प्रोवाइड करना, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको प्रोवाइड करना। सस्पेंसर का काम क्या होता है कि एम्ब्रियो को ज्यादा से ज्यादा फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर पुश करना। और एम्ब्रियोनल रीजन जो होती है ये, इससे क्या बनता है, एक्चुअल एम्ब्रियो बनता है। तो हम देख रहे हैं कि पूरा जाइगोट जो है एम्ब्रियो बनाने में निर्माण नहीं ले रहा है, केवल जाइगोट का एक पार्ट ही एम्ब्रियो बना रहा है। इसके पहले हमने देखा था कि जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बन रहा है। प्रो एम्ब्रियो में तीन रीजन है, केवल यही रीजन एम्ब्रियो बना रहा है। तो जब पूरा जाइगोट एम्ब्रियो के निर्माण में भाग न लेकर के
जाइगोट का केवल एक पार्ट, और वो भी कौन सा पार्ट, बेसल एम्ब्रियो के निर्माण में भाग लेता है, तो इसको कहा जाता है मीरोब्लास्टिक मीरोब्लास्टिक। ठीक, तो मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट क्या होता है कि जब क्या होता है कि एम्ब्रियो जो होता है जाइगोट के किसी एक पार्ट से बनता है, तो उसको कहा जाता है मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। ठीक, यानी जब एम्ब्रियो पार्ट ऑफ जाइगोट से बने तो उसको कहा जाता है मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। तो अब इस तरीके से क्या बना लेगा, ये एम्ब्रियो बना लेगा। अब इसके एम्ब्रियो में अगर हम देखेंगे तो ये एम्ब्रियो बन कहाँ रहा, ओव्यूल के अंदर बन। तो एम्ब्रियो में देखिए कौन कौन सी संरचनाएं होती है एम्ब्रियो में, तो एक आप जानते हैं कि कोटिलिडन होता है। तो इसी एम्ब्रियो जो है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा किसमें, कोटिलिडन में। तो साइकोस में कोटिलिडन की संख्या 2 से 3 होती है। फिर उसी में क्या बन जाएगा, प्लूमूल बन जाएगा, रेडिकल बन जाएगा एम्ब्रियो में ही। ठीक, प्लूमूल आगे चलकर जब क्या बनाता है, स्टेम बनाता है। रेडिकल आगे चल करके क्या बनाता है, रूट बनाता है। तो देखिए अब यहाँ तक ये बना कहाँ, ये एम्ब्रियो जो हमने बताया ये अंदर कहाँ था, ये ओव्यूल के अंदर था। ठीक, ये किसके अंदर था, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर था। ठीक, ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर था, और फीमेल गैमेटोफाइट के ही बाहर क्या था, एक ओव्यूल संरचना थी इस तरीके से। ठीक, ये एम्ब्रियो बन कहाँ रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बना, फीमेल गैमेटोफाइट के बाहर क्या है, बीजावरण है यानी इंटेगमेंट है। अब ये जो इसका इंटेगमेंट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड कोट में। किसमें कोट हो जाएगा, सीड कोट में। तो हमने बताया था इंटेगमेंट जो होता है वो 3 लेयर का होता है, आउटर, मिडल और इनर। तो सीड कोट जो होता है केवल आउटर और इनर बनाते हैं, आउटर और मिडल बनाते हैं। बाकी जो इनर होता है वो एम्ब्रियो के निर्माण में कंज्यूम हो जाता है। तो जो आउटर से सीड कोट बनता है उसको हम कहते हैं सार्कोटेस्टा, सार्कोटेस्टा, और इसको कहते हैं स्क्लेरोटेस्टा। ठीक, ये क्या हो गया, सार्कोटेस्टा, यानी ये जो अभी तक बीजावरण था, अब इसी जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के बाहर एम्ब्रियो किसमें डिफरेंशिएट हो गया, कोटिलिडन, प्लूमूल और रेडिकल में। और ये जो सीड कोट था ये क्या बना लिया, ये सॉरी जो बीजावरण यानी इंटेगमेंट था ये क्या बना लिया, सीड कोट बना लिया। बाहर वाले को हम क्या कहेंगे, सार्कोटेस्टा, अंदर वाले को क्या कहेंगे, स्क्लेरोटेस्टा, और जो इनर वाला था वो तो कंज्यूम ही हो गया। तो अब इस पूरी संरचना को ही हम क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। तो सीड के सबसे बाहर क्या होता है, सीड कोट होता है, सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो होता है जो कि कोटिलिडन, प्लूमूल और रेडिकल में डिफरेंशिएट होती है। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, सीड बन गया। अब क्या होगा, सीड का जर्मिनेशन होगा। तो सीड का जो जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड, तो जो सीड का जर्मिनेशन होता है वो कैसा होता है, हाइपोजियल होता है। हाइपोजियल क्या होता है, यानी देखिए जर्मिनेशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है इपीजियल, एक होता है हाइपोजियल। किस बेस पे बांटा गया है, कोटिलिडन के बेस में। तो देखिए कुछ पौधों में क्या होता है कि जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो कोटिलिडन क्या होता है, वो जमीन की सरफेस पे आ जाता है इस तरीके से। कोटिलिडन क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो इसको कहा जाता है इपीजियल। लेकिन जब सीड का जर्मिनेशन हो और कोटिलिडन क्या हो, वो जमीन के अंदर ही और सीड जर्मिनेट होकर के नया प्लांट बना ले, तो उसको कहा जाता है हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो साइकस में सीड का जर्मिनेशन कैसा होता है, हाइपोजियल होता है। तो इतना पॉइंट आपको साइकस के बारे में याद रखने हैं। तो इस तरीके से पूरा आपको नोट बनाना है, 1-2 बार वीडियो को देखना है, साइकस में रिप्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हमने इसको देख लिया, लॉन्ग में आप कैसे पढ़ेंगे, तो इस तरीके से देखते हैं शॉर्ट में आप क्या क्या लिखेंगे अपने नोट में। तो शॉर्ट में बस 2 चीजें 3 चीजें ही आपको याद करनी है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है, बल्बिस के द्वारा और शकर के द्वारा। ठीक, इसकी चीज नहीं याद करेंगे कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आप किसमें कहाँ आ जाएंगे, मेल कोन के बारे में यानी स्ट्रोबिलस के बारे में। तो स्ट्रोबिलस की तो संरचना आपको याद ही रहेगी। ठीक, स्ट्रोबिलस यानी मेल कोन हो गया।
तो सबसे बड़ा जो प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा जो कोन होता है वो साइकस का होता है। सबसे बड़ा जो ओव्यूल होता है वो साइकस का होता है। तो ये याद रखेंगे, सबसे बड़ा कोन भी साइकस का होता है और सबसे बड़ा ओव्यूल भी साइकस का होता है। और बस यहाँ एक पॉइंट ये याद रखना है कि जो स्पोरेंजिया होती है, सॉरी स्पोरोफिल होता है, स्पोरोफिल के एबाजियल सरफेस पे स्पोरेंजिया लगे होते हैं, ठीक, यानी लोअर सरफेस पे। फिर उसके बाद स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर आप याद रख लेंगे। ठीक, तो मेल कोन की अगर बात करें तो उसमें तो कोई पॉइंट याद करने के लायक नहीं है। स्पोरोफिल में भी कुछ याद करने लायक नहीं है, क्योंकि स्पोरोफिल तो आप जानते हैं क्या होता है। बस इतना याद करना है कि स्पोरोफिल के एबाजियल सरफेस पे क्या होते हैं, स्पोरेंजिया लगे होते हैं। फिर स्पोरेंजिया में कौन कौन से लेयर होते हैं, इजियोथीसियम होता है, एंडोथीसियम होता है, टेपिटम होता है, ये याद कर लेना है। टेपिटम सिंगल लेयर होता है, नरिशमेंट पार्ट करता है, ये याद कर लेना है। फिर आ जाएगा स्पोर का स्ट्रक्चर। स्पोर के बाहर एंजाइम होता है, अंदर एंटाइन होता है। यहाँ तक आप हो गया कि इसके बारे में स्पोर तक का अध्ययन हो गया। फिर उसके बाद मेगा स्पोरोफिल आ जाएगा। मेगा स्पोरोफिल हमने क्या बताया कि कोन नहीं बनाता। मेगा स्पोरोफिल में भी कुछ याद नहीं करना है आपको, ठीक। बस ये याद रखना है कि मेगा स्पोरोफिल दो पार्ट में बटा होता है, लेमिना और ओव्यूल। ओव्यूल की संख्या याद कर लेनी है कि 2 से 12 होगा और अलग अलग स्पीसीज में इनकी संख्या अलग अलग होगी। फिर ओव्यूल की संरचना याद इसके बाद क्या आ जाएगा, ओव्यूल की संरचना। तो ओव्यूल में भी ज्यादा कुछ नहीं नोट करना है, बस याद रखना है कि ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट होता है, जिसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं। ये एंडोस्पर्म कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है और हैप्लॉइड होता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बना, फिर मेल गैमेटोफाइट कैसे बना। मेल गैमेटोफाइट में हमने देखा कि माइक्रोस्पोर था, पहले प्रोथेलिया बनाया, फिर एंथ्रेडियल बनाया। एंथ्रेडियल फिर डिवाइड होकर के ट्यूब सेल बनाया, जनरेटिव सेल बनाया। जनरेटिव सेल फिर 2 मेल गैमेट बना दिया। फिर एम्ब्रियो का हमने देखा डेवलपमेंट कैसा हुआ, मीरोब्लास्टिक हो गया। फिर प्लूमूल बना, रेडिकल बना, सार्कोटेस्टा क्या होता है, स्क्लेरोटेस्टा क्या होता है, हाइपोजियल क्या होते हैं। ये कुछ जो है वो नए टर्म थे, इन्हीं के बारे में आपको याद रखना है। बाकी प्रोसेस जो होता है क्या होता है वो नहीं याद रखनी है। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज अगर ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।